क्या आप जानते हैं दिल्ली का एक पॉश इलाका जहां कई हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। यहाँ कोई भी उठकर आता है, कुछ भी करके चला जाता है और किसी को पता नहीं चलता। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास, सिक्योरिटी गार्ड्स, सुरक्षा के हर इंतजाम थे, फिर भी घटना को रोकने में कुछ काम नहीं आया। आरोपी भी काफी शातिर निकले, हर एक स्टेप के लिए गहरी प्लानिंग कर रखी थी। ये केस पुलिस की रातों की नींद उड़ाने वाला है। दिल्ली पुलिस जांच करते करते वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ घटना हुई थी जिनका अच्छा खासा नाम था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं देवोस्मिता पॉल केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है ईस्ट दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र में आने वाले वसुंधरा इनक्लेव से। यहीं पर सत्यम अपार्टमेंट्स है। 6th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 605 में 39 साल की एक प्रोफेसर रहा करती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर देवोस्मिता पॉल। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में पढ़ाया करती। इनका परमानेंट जॉब हो चुका था। ये कॉलेज न्यू दिल्ली के राजा गार्डन के महात्मा गांधी रोड पर है। देवोस्मिता के फ्लैट से करीब 28 किलोमीटर दूर था। ट्रैफिक को लेकर देखे तो 1 घंटा आराम से लग जाता। दिन के 2 घंटे तो आने जाने में ही वेस्ट हो जाते हैं। ये हमेशा अपने ड्राइवर के साथ ट्रैवल करती। ड्राइवर का नाम है संजय, जो यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। रोज कॉलेज ले जाने और ले आने की ड्यूटी इनकी ही थी। देवोस्मिता जिस फ्लैट में रहती, मीडिया के अनुसार वो इनकी बड़ी बहन देवरती पॉल का है। देवरती जी की उम्र 49 साल है और मयूर विहार में अपनी फैमिली के साथ रहा करती। इनका एक बेटा भी है। देवोस्मिता के एक भाई डॉक्टर हैं। परिवार के सभी लोग दिल्ली में ही आसपास रहा करते हैं। माता पिता भी देवोस्मिता के फ्लैट के आसपास ही रहते हैं। वैसे तो ये परिवार मूल रूप से वेस्ट बंगाल के वर्धमान या बुर्दवान का रहने वाला है। देवोस्मिता के नाना की पुश्तैनी जमीन बुर्दवान के बादाम तला में आने वाले कलीना रोड पर थी। उस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए, रखरखाव के लिए किराएदार थे, वहाँ किराए पर रहा करते हैं। वैसे देवोस्मिता की शादी हो चुकी थी, लेकिन अपने पति से अलग रहती। इनकी कोई संतान भी नहीं है। सत्यम अपार्टमेंट्स के फ्लैट में अकेले रहती। चूंकि ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो इनका थोड़ा स्ट्रिक्ट रूटीन होता था। रोज सुबह 9:30 बजे के करीब कॉलेज के लिए निकल जाती। 3 जून 2026 वेंसडे का दिन। आज भी सुबह में ड्राइवर संजय देवोस्मिता को कॉल करके नीचे बुलाते हैं। गाड़ी रेडी है कॉलेज के लिए। देवोस्मिता कॉलेज जाती हैं, अपना काम करती हैं। उसके बाद करीब 12:30 बजे वापस घर आ गईं। इसी के आसपास इन्होंने अपनी माँ से भी कॉल पर बात की। देवोस्मिता जी अपने माता पिता से बहुत प्रेम किया करती। उनका हर चीज़ को लेकर ख्याल रखती। इनका मानना था कि माता पिता ने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस जगह पर पहुंचाया, तो अब इस ओल्ड एज में उनकी सेवा करने की बारी है। देवोस्मिता की एक कलीग और फ्रेंड निधि गर्ग जी के अनुसार कुछ हफ्ते पहले देवो अपने पेरेंट्स को अयोध्या लेकर गई थीं। अब समर वेकेशन में वेस्ट बंगाल लेकर जाने वाली थीं, पुश्तैनी घर। तो देवोस्मिता ने 3 जून की दोपहर 12:30 बजे के आसपास अपनी माँ से कॉल पर बात किया। माता जी को कुछ दवाओं की जरूरत थी। देवोस्मिता ने कुरियर के जरिए उन तक दवा भिजवाया उसी समय। यही आखिरी बार है जब देवो ने किसी से बात की हो। आखिरी बार माँ से ही बात हुई थी। इसके बाद घर के बाहर ताला लग जाता है। शाम के करीब 6 बजे के आसपास घर में काम करने वाली मेड आई। उन्होंने बाहर लॉक देखा, सोचा कि मैडम आज कहीं चली गई होंगी। मेड ने उन्हें कॉल किया पर वो फ़ोन नहीं उठाती। फिर मेड को यहाँ से जाना पड़ जाता है। उसी समय के आसपास एक प्लम्बर भी आए किसी काम से, लेकिन वो भी ताला देकर वापस लौट गए। हालांकि देवोस्मिता जी समय की बिल्कुल पक्की थीं। अगर किसी को टाइम दिया है तो उस पर ही मिलती। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। मेड के आने का टाइम था, प्लम्बर आए थे, फिर भी देवोस्मिता ताला लगाकर कहीं चली गईं। 3 जून का पूरा दिन बीत जाता है। अब 4 जून आया, थर्सडे का दिन। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। देवोस्मिता जी के प्रमोशन के लिए कॉलेज में इंटरव्यू होने वाला था। कॉलेज प्रिंसिपल ने इनको कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। कलीग्स ने कॉल किया, उनका भी फ़ोन नहीं उठाया। जब कॉलेज जाने का टाइम हुआ तो ड्राइवर संजय बिल्डिंग के पास पहुंचे। मैडम को फ़ोन किया, इनका भी कॉल वो नहीं उठाती। कई बार ये ट्राई करते हैं, फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। ड्राइवर फ्लैट के पास देखने भी जाते हैं। दरवाजे के बाहर आज का अखबार पड़ा हुआ था। दरवाजे पर बाहर से लॉक लगा हुआ है। चूंकि ड्राइवर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे, इसलिए देवोस्मिता की बहन को भी जानते थे। इन्होंने देवरती जी को कॉल लगाया। उनसे बोला कि छोटी दीदी फ़ोन नहीं उठा रही, घर पर भी नहीं है, ताला लगा हुआ है। ये सुनकर देवरती जी को भी थोड़ी हैरानी हुई। यह भी बहन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। इन्होंने थोड़ा इंतजार किया कि बहन कॉल बैक करेंगी, हो सकता है कि कहीं बिजी हो। इसके बाद देवरती जी दोपहर के 2:15 से 2:30 बजे के बीच सत्यम अपार्टमेंट पहुंची। इन्होंने भी फ्लैट के बाहर ताला देखा। आज का अखबार भी पड़ा हुआ है। देवोस्मिता ऐसे बिना बताए कहीं जाती नहीं थी। वो एक जिम्मेदार महिला है। माँ को भी कहीं आने जाने के बारे में नहीं बताया। आखिरी बार भी उनसे ही बात हुई थी। बड़ी बहन की चिंता बढ़ती है और अब ये सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के पास गईं। जिम्मेदार लोगों से बातचीत की। इसके बाद फ्लैट का ताला तोड़वाया जाता है। अब बहन सोसाइटी के मेंबर्स के साथ घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अंदर आते ही सभी हैरान परेशान हो गए।
सामने लिविंग रूम में जमीन पर देवस्मिता पड़ी हुई थी। पूरे फर्श पर रक्त बिखरा हुआ था। देवो के सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट थे। हाथ की दोनों कलाई पर भी धारदार चीज के निशान मिले। फौरन 2:35 पर बहन देवरती दिल्ली पुलिस को सूचना देती है। न्यू अशोकनगर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। ये मामला काफी बड़ा था। एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर ऐसी घटना हुई है। देवस्मिता जी के साथ बड़ी वारदात हुई है। सर के पिछले हिस्से में किसी भारी चीज का यूज हुआ था और दोनों कलाई पर रेजर ब्लेड जैसी धारदार चीज का। न्यू अशोकनगर थाने में बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। मौके पर फॉरेंसिक टीम, जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। इस घटना के पीछे आखिर कौन हो सकता है? इस सोसाइटी में कई बड़े बड़े लोग रहते हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। मेन गेट के अलावा कहीं और से नहीं आ सकते हैं। इस केस की जांच के लिए कई स्पेशल टीमें बनाई जाती हैं, लगभग 7 टीम्स, हर पहलू पर जांच करने के लिए। घटनास्थल का अच्छे से मुआयना किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाने लगे। देवस्मिता के परिजनों से पूछताछ किया जाने लगा। इनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई। आखिरी बार किससे बात की? पुलिस कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। फ्लैट को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह घटना लूटपाट के इरादे से नहीं हुई है। घर के सभी सामान अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। देवस्मिता ने कीमती गहने पहन रखे थे, जैसे झुमके इत्यादि। कुछ भी गायब नहीं हुआ। देवो को देखकर ऐसा भी लगा जैसे इन्होंने अपने बचाव में काफी कोशिश भी की थी, बदमाशों का विरोध किया था। इस बात के संकेत इनके शरीर पर भी मिले। लेकिन फ्लैट के अंदर कोई अनजान आया होगा या जानकार। दरवाजे पर जबरदस्ती आने के कोई निशान नहीं मिले। वैसे भी कोई अनजान व्यक्ति इस बिल्डिंग में बिना पूछताछ के प्रवेश नहीं कर सकता। सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी पहचान जानते हैं, मिलने आने का कारण पूछते हैं। जिनसे मिलने के लिए आए उनकी परमिशन लेने के बाद ही एंट्री दी जाती है। पुलिस ने बिल्डिंग का एंट्रेंस रजिस्टर एग्जामिन किया। मीडिया के अनुसार देवस्मिता से मिलने जो भी आया होगा उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। कुछ भी नोट नहीं किया गया था, कोई एंट्री एग्जिट नहीं। अब इस सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही कहें या क्या कहें। देवस्मिता का मोबाइल फोन घर से गायब था, कहीं नहीं मिला। हो सकता है कि बदमाशी लेकर चले गए हों। पुलिस ने उसको सर्विलांस पर लगा दिया। जैसा ही ऑन होगा पता चल जाएगा। देवस्मिता के साथ काम करने वाले कलीग, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कॉलेज प्रिंसिपल, सबसे बातचीत किया गया। वैसे पुलिस का शुरुआती संदेह देवस्मिता के पति देवशंकर पर जाता है। देवस्मिता और देवशंकर की शादी 2017 में हुई थी। करीब 5 साल इनका रिश्ता चला। फिर घरेलू विवादों के चलते 2022 में दोनों अलग हो जाते हैं। पति बेंगलोर में रह रहे थे और पत्नी दिल्ली में। इन दोनों का दिल्ली के करकटडुमा कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी चल रहा है। पुलिस ने देवस्मिता के पति से कांटेक्ट किया, पूछताछ की। वो इस घटना में जुड़े होने से साफ इनकार कर देते हैं। उस दौरान तो ये पुणे में थे, ना कि दिल्ली में। और इनकी देवस्मिता के साथ क्या दुश्मनी होगी? आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं। पुलिस ने हर तरीके से जांच पड़ताल की और पति को क्लीन चिट दे दिया। इनका कोई रोल नहीं लगा इस केस में। देवस्मिता बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार थी। 2004 में इन्होंने डीयू के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2006 में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। 2009 में जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से इंग्लिश में एमफिल किया। 2016 में इसी कॉलेज से पीएचडी करती हैं इंग्लिश में। इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। शिवाजी कॉलेज के प्रिंसिपल के अनुसार दिसंबर 2023 में देवस्मिता यहाँ ज्वाइन होती है। इससे पहले कई साल इन्होंने अग्रसेन कॉलेज में सर्व किया, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर थी। फिर शिवाजी कॉलेज में इनकी परमानेंट जॉब लग गई। इसी कॉलेज में एक और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं निधि गर्ग, जो देवस्मिता की अच्छी दोस्त बन गई। ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से थी। ये दोनों सहेलियां कॉलेज के फाइन आर्ट्स सोसाइटी में भी सेलेक्ट हो गईं। निधि कन्वेनर थी और देवस्मिता को कन्वेनर। उड़ान नामक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी कई कल्चरल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएं। देवस्मिता जी कल्चरल कमेटी की एक्टिव मेंबर थीं। स्टूडेंट्स के थिएटर ग्रुप्स और कल्चरल सोसाइटी पर काफ़ी ध्यान देती। वो कहीं बाहर परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो उनको संभालने भी जाया करती। इनका शोध 4 क्षेत्रों में ज़्यादा केंद्रित था: पार्टीशन स्टडीज, इंडियन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और ट्रांसलेशन स्टडीज। इनका शोध कार्य बंगाल के स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रवाद, लोक साहित्य और महिला विमर्श पर थे। 2022 में इन्होंने उत्तर पूर्व भारत के छात्रों के बड़े शहरों की ओर पलायन करने पर भी शोध किया। इनका ये शोध लेबर एंड डेवलपमेंट जर्नल में पब्लिश हुआ था। इनका अन्य शोध बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के चित्रण पर हुआ, वुमेन सेंट्रिक और वुमेन्स बॉडी सेंट्रिक नैरेटिव। इन्होंने आईजीएनयू के इंडियन क्लासिकल लिटरेचर सिलेबस के लिए ब्लॉक 4 के यूनिट 3 और 4 के कंटेंट भी तैयार किए। ये नेशनल और इंटरनेशनल सम्मेलन में भी हिस्सा लेती। इन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि देवस्मिता आखिरी बार घटना से 2 दिन पहले बाहर शॉपिंग करने निकली थीं। यह भी पता चला कि घटना से 2 दिन पहले तक लगातार ये कॉलेज भी नहीं गई थीं। परिवार के अनुसार देवस्मिता को ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की भी आदत थी। अधिकतम भोजन ये ऑर्डर करके ही मंगाया करती। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने एक हफ्ते में जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी, फूड डिलीवरी के लोग आए उनके बारे में पता लगाया। इस बिल्डिंग में पिछले 24 घंटों में कौन कौन आया गया ये भी देखते हैं। घर की मेड, ड्राइवर, सबसे पूछताछ हुआ। लगभग 180 लोग ऐसे मिलते हैं जो बिल्डिंग में आए गए।
पुलिस ने इन सब की जानकारी निकलवाई और एक एक कर पूछताछ करना शुरू किया। इनमें अधिकतम बिल्डिंग में रहने वाले लोग या डिलीवरी एजेंट्स ही थे, कुछ अलग लोग भी थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने देवस्मिता को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भेज दिया था। इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, कॉलेज में कोई विवाद हुआ हो, कोई इनके कामकाज से जलन रखता हो, पर कुछ भी पता नहीं चला। प्रिंसिपल के अनुसार आज तक इन्हें देवस्मिता की कोई शिकायत नहीं मिली, ना स्टूडेंट से ना ही किसी टीचर से। देवस्मिता ने भी कभी किसी की शिकायत नहीं की, वो प्रोफेशनली काम किया करती। बिल्डिंग में आने वाले लोगों से पूछताछ में 4 लोग ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चला, वो लोग कहीं मिलते नहीं। एक और बात, सोसाइटी में कुछ जगह के कैमरे भी खराब थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जहां देवस्मिता का फ्लैट है वहां भी कोई कैमरा नहीं, जिसने पुलिस के सामने और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इसकी वजह से सीधे पता नहीं चलता कौन फ्लैट में आया गया, जिसके चलते पूरे बिल्डिंग में आने जाने वालों की जांच करनी पड़ी। पुलिस के सामने एक फुटेज ये आती है 3 जून की दोपहर 3:20 की। इसमें महिला पुरुष और एक छोटा लड़का, टोटल 3 लोग दिख रहे हैं। महिला पुरुष ने लाइट कलर में शर्ट और सूट पहना है और ब्लैक कलर में पैंट और सलवार। लड़के ने ब्लू कपड़े पहने हैं। पुरुष ने अपने पीठ पर रेड कलर में एक बैकपैक भी लिया हुआ था, जो काफी भरा हुआ और भारी भरकम प्रतीत हुआ। ये लोग सीढ़ियों से ऊपर गए, पता नहीं कौन से फ्लोर गए होंगे। महिला और पुरुष ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, लेकिन लड़के का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। हालांकि हमने ब्लर किया है क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम है, वो 13 साल का है, इसलिए दिखा नहीं सकते। लगभग 20 मिनट तक ये लोग इस बिल्डिंग में रहे। फिर 3:35 के आसपास लिफ्ट से तीनों वापस नीचे आए। इस बार महिला पुरुष के कपड़े रेड कलर में थे, यानी कि बदले हुए। महिला ने अपना मास्क भी हटा दिया था। लड़के का कपड़ा पहले की तरह ही रहा, ब्लू कलर में, इसने चेंज नहीं किए। पर महिला पुरुष के लिए कपड़े चेंज करने की वजह क्या रही होगी। ये तीनों बिल्डिंग से बाहर निकले, बाहर एक कैब खड़ी थी, उसी से चले गए। ये तीनों लोग और कैब ड्राइवर, पुलिस इन चारों का पता लगाती है। एक तो ये लोग कैब से कहाँ गए, रास्ते के सीसीटीवी कैमरों से ट्रेस किया जाने लगा। इनकी रिवर्स ट्रेसिंग भी की जाने लगी, यानी कहाँ से आए होंगे। पुराने फुटेज देखे गए। तीनों जिस कैब से आए थे वही कैब बाहर खड़ी खड़ी इनका वेट भी कर रही थी। इसी कैब से वापस भी गए। कैब के रजिस्ट्रेशन नंबर से ओनर का पता किया गया, उसके जरिए ड्राइवर भी मिल गया। अब ड्राइवर को फुटेज दिखाकर पूछताछ किया जाता है। सत्यम अपार्टमेंट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर दल्लूपुरा में एक गेस्ट हाउस है। वहीं से कैब ड्राइवर ने परिवार को पिक किया था और यहाँ लेकर आया। वो लोग बोले कि रुक कर वेट करो, थोड़ी देर में आते हैं। फिर वो 18-20 मिनट के बाद वापस आए और ये उनको आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ले जाकर ड्रॉप करता है। उसके बाद वो कहाँ गए नहीं पता। पुलिस की टीम आनंद विहार रेलवे स्टेशन गई, वहाँ के कैमरे चेक किए, ऑफिशियल से बात की गई। टाइम के अकॉर्डिंग स्टेशन पर आने वाले ट्रेनों की लिस्ट निकाली गई, कब कौन सी ट्रेन कहाँ पर जाती है। उधर दल्लूपुरा के जिस गेस्ट हाउस में परिवार रुका था, एक टीम वहाँ पता करने गई। उन्होंने 2 जून को यहाँ पर चेक इन किया था। रूम बुक करते समय अपने ID कार्ड भी दिए होंगे, उससे उनकी पहचान पता चल सकती है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पता चलता है कि वो परिवार यहाँ से कोई ट्रेन नहीं पकड़ता, बल्कि 15 मिनट यहाँ पर रुका रहा, फिर ऑटो रिक्शा से चला गया। जिन रास्तों पर ही ऑटो से गए वहाँ के कैमरे चेक किए गए, ऑटो ड्राइवर का भी पता लगाते हैं। इधर गेस्ट हाउस में पता चला कि ID के नाम पर आधार कार्ड दिए गए थे, बिहार का सतीश और वेस्ट बंगाल के वर्धमान की सोमा चौधरी। आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन थे पुलिस वहाँ की लोकल पुलिस से पता लगवाती है, लेकिन दोनों ही एड्रेसेस फर्जी निकले। उधर ऑटो से परिवार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था। वहाँ के वॉशरूम में महिला पुरुष ने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन बेटे का कपड़ा वही सेम रहता है, ब्लू कलर का। पुलिस को इस परिवार को कैमरों में ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये बार बार अपने कपड़े बदल रहे थे, हुलिया चेंज कर रहे थे। इससे संदेह और गहरा हुआ, लेकिन बच्चे का कपड़ा वही सेम रहता है, जिसे ट्रेस करने में आसानी भी हुई। रेलवे स्टेशन पर पुरुष ने भी अपने चेहरे के मास्क हटा दिए थे। अब पुलिस इन तीनों को अच्छे से पहचान लेती है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जांच करने पर पता चला कि शाम के 5:40 पर न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस चलती है। इसी ट्रेन में परिवार बैठा है। ये ट्रेन जहां जहां पर रुकती है उस जगह भी सर्विलांस बढ़ाए गए। 4 जून की शाम को पूर्वा एक्सप्रेस 1400 किलोमीटर का सफर तय करके वेस्ट बंगाल पहुंची। वेस्ट बंगाल की पुलिस को भी एक्टिव कराया गया। ट्रेन का आखिरी स्टॉप हावड़ा स्टेशन है। अब वेस्ट बंगाल की पुलिस CCTV कैमरों के जरिए भी ट्रेस करने लगी। उधर गेस्ट हाउस में परिवार ने एक मोबाइल नंबर भी दिया था जो रियल निकला। पुलिस ने उसकी भी डिटेल्स निकाली, लोकेशन पता किया। ये परिवार बुर्दवान आता है। हालांकि महिला के आधार कार्ड में भी बुर्दवान का एड्रेस मिला था, वो फर्जी एड्रेस है। ये परिवार बुर्दवान में ही दूसरे एड्रेस पर जा रहा था। ये लोग रेलवे स्टेशन पर उतरे और पैदल ही चलने लगे, कोई टैक्सी या ऑटो नहीं लिया। दिल्ली पुलिस ने 1500 से अधिक कैमरों के फुटेज खंगाले थे। 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। 6 जून को दिल्ली पुलिस से 7 लोगों की स्पेशल टीम भी वेस्ट बंगाल के लिए रवाना हो गई। इधर ये परिवार 300-400 मीटर पैदल आता है जहां पर बाजार था। बाजार में एक स्कूटी खड़ी थी, उसी स्कूटी पर बैठकर परिवार निकल गया। लगा कि ये तीनों लोग बहुत ही शातिर हैं, पूरी प्लानिंग के साथ घटना कारित करने निकले थे। दिल्ली में जगह जगह कपड़े चेंज किए ताकि पुलिस कैमरों में ना खोज सके।
वेस्ट बंगाल में स्कूटी पहले से खड़ी कर रखी है ताकि यहाँ किसी ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर के जरिए पुलिस इन तक ना पहुंच सके। स्कूटी बादामतला इलाके में गई। पुलिस ने सिविल ड्रेस में साइलेंट तरीके से स्कूटी और इस परिवार को ढूंढना शुरू कर दिया। इलाके में कुछ मकान पक्के हैं और 80-90 झुग्गियां बनी हुई हैं। वहाँ रहने वाले लोगों से फोटो दिखाकर बात किया। दिल्ली पुलिस भी 7 जून तक पहुंच चुकी थी। बादामतला के कालना रोड 61 पर यह प्रॉपर्टी है। स्कूटी यहीं खड़ी मिली। दिल्ली पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस प्रॉपर्टी में प्रवेश किए। यहीं पर वो महिला, पुरुष और इनका बच्चा मिल जाते हैं। 7 जून को इनको हिरासत में लिया गया। 3 दिनों तक दिन रात जांच करने के बाद 3 लोग पकड़े गए, वो भी 1400 किलोमीटर दूर से। जिस मकान में पकड़े गए ये देवस्मिता पॉल का है। इनके नाना जी का पुश्तैनी मकान है। पुरुष का नाम था राम प्रसाद दास जो 42 साल का है और महिला का नाम है बनाश्री दास जो 36 साल की है। 13 साल का इनका बेटा है। राम प्रसाद यहीं पर सैनिटरी का बिजनेस करता है जो अच्छा खासा चल भी रहा था। दिल्ली के करोल बाग से सामान लाकर यहाँ बेचा करता। पुलिस ने घर से एक सैमसंग फोन बरामद किया जो देवस्मिता जी का है। साथ ही इस कपल के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। इसके अलावा घर में ढेर सारे शर्ट्स पाए गए जो सैकड़ों की संख्या में थे। पुलिस को ऐसा लग रहा था जैसे किसी शातिर अपराधी के घर में आए हो। आखिर 100 शर्ट घर में क्यों रखे होंगे? 100 शर्ट्स इसलिए थे ताकि जगह जगह कपड़े बदल कर पहचान छिपा सकें। ढेर सारे फेक आईडी कार्ड्स मिले, आधार कार्ड मिले। वेस्ट बंगाल पुलिस के फेक बैजेस, टीटीई के फेक बैजेस मिले। एक मूसल जो मसाला पीसने के लिए यूज होता है और एक उस्तरा जो शेव करने के लिए होता है। ये दोनों भी बरामद किए गए। कथित तौर पर मूसल और उस्तरे का ही घटना में यूज किया गया था। बादामतला में राम प्रसाद के एक पड़ोसी सागरदीप चौधरी के अनुसार इलाके में कभी शांति नहीं रहती थी। राम प्रसाद ने जिन भी लोगों से कर्जे ले रखे थे वो लोग अक्सर यहाँ आया करते, बहस करते। रात को भी शोर सुनाई देता था। 2023 के आसपास ये परिवार यहाँ पर शिफ्ट हुआ किराए पर। देवस्मिता के किराएदार है। शुरुआत में देवस्मिता इनसे 5,000 रुपये किराया लेती थी। राम प्रसाद ने यहीं पर बिजनेस करने की परमिशन मांगी। फिर किराया 11,500 रुपये कर दिया। करीब 11,500 रुपये देवस्मिता को हर महीने मिलते थे। पुलिस को घर में नोटों की गड्डियां मिली। उन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट थे लेकिन बीच में सादे कागज लगाए थे। जैसा कि ये परिवार फर्जीवाड़ा भी करता हो, धोखाधड़ी करता हो। राम प्रसाद के पिता महेश्वर दास के अनुसार ये बुर्दवान के अरोबिंदो स्टेडियम में केयरटेकर का काम करते हैं। करीब 40 साल से नौकरी कर रहे थे। इनके 3 बेटों में राम प्रसाद सबसे छोटा वाला है। ये सेकेंड हैंड व्हीकल्स की खरीद बेच किया करता था। इसने ड्राइविंग भी सीखी। काफी साल पहले इसने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और घर छोड़कर चला गया। उसके बाद से आज तक उससे बात नहीं हुई। अब 2026 में पता चला कि उसने किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ दिल्ली में कुछ कर दिया है। पुलिस को राम प्रसाद के घर में 25 के करीब महंगी घड़ियों का कलेक्शन मिला जो सभी चोरी के थे। यह परिवार लंबे समय से चोरी चकारी फर्जीवाड़े में जुड़ा हुआ था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। 2023 में यह परिवार देवस्मिता के नाना के पुश्तैनी मकान में किराए पर रहने आया। नाना जी ने अपनी प्रॉपर्टी जाने से पहले अपने बच्चों में बांट दी थी। देवस्मिता के पास भी अच्छी खासी ये प्रॉपर्टी आई है जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इनका पूरा परिवार अब वेस्ट बंगाल छोड़ चुका है। दिल्ली में अपना अपना घर बनाकर बस गए। वो लोग सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल की पुश्तैनी जमीन बेचकर छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन देवस्मिता अपनी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा नहीं चाहती थी। इसे जो भी जमीन मिली है उसे नहीं बेचेगी। नाना की निशानी है, वहाँ बचपन बीता है। राम प्रसाद को यहाँ पर रहते रहते प्रॉपर्टी से काफी लगाव हो गया था। इसने यहाँ सैनिटरी का बिजनेस शुरू किया जो अच्छा खासा चल रहा है। घर की मरम्मत में करीब 1.5 लाख रुपए भी लगाए। इसने देवस्मिता से बात की, आपकी जॉब दिल्ली में है, परमानेंट है, तो यहाँ कभी रहोगे नहीं, इसलिए मकान इन्हें बेच दो। देवस्मिता ने साफ इनकार कर दिया। ये उस प्रॉपर्टी को डेवलप करके कुछ बनवाना चाहती है। राम प्रसाद के बार बार परेशान करने पर देवस्मिता ने बोला कि घर खाली कर दो, अब तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। उन्हें डर था कि ये किराएदार जमीन कब्जा करने की फिराक में है। इस परिवार की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में देवस्मिता जानती थी या नहीं ये तो पता नहीं चल पाया। शायद उन्हें पता चल गया हो कि घर पर बार बार लेनदार आते हैं, किराएदार से झगड़ा करते हैं, जिस वजह से आसपास का माहौल खराब होता है। हो सकता है कि इस वजह से भी मकान खाली करवाना चाहती हो, कहीं वो लेनदार मकान को ही कब्जा न कर लें। पुलिस को संदेह है कि घर में जो गड्डियां मिली पैसों की, बीच में फर्जी कागज लगाए गए थे। उन्हीं पैसों से शायद ये लोग मकान खरीदने वाले हों। देवस्मिता से मकान खरीदने के लिए पूरी प्लानिंग की गई होगी। देवस्मिता ने मकान बेचने से साफ इनकार कर दिया, उल्टा मकान खाली करने को बोला। राम प्रसाद को ये बात पसंद नहीं आता। वो जून 2026 का अल्टीमेटम दे देती हैं कि तब तक मकान खाली कर देना। जैसा कि आपको शुरू में बताया कि इस बार समर वेकेशन में देवस्मिता अपनी माँ के साथ यहाँ आने वाली थी। शायद तभी कुछ करना चाहती हो, इनके कुछ सपने हों। राम प्रसाद ने अपनी पत्नी बनाश्री के साथ मिलकर साजिश तैयार करनी शुरू कर दी। चूंकि बिजनेस के सामान लेने के लिए दिल्ली भी जाता रहता था, ऐसे इसने जनवरी महीने में और मार्च में 2 बार देवस्मिता के फ्लैट का रेकी किया। पुलिस को इसके फोन में बिल्डिंग के बाहर के फोटो मिले, देवस्मिता की कार की फोटो मिली। ये रेकी कर रहा था कि देवस्मिता किससे किससे मिलती है, आवाजाही कब कब होती है, किससे आती जाती है, बिल्डिंग में कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं। घटना के करीब 1 हफ्ते पहले से इस कपल ने क्राइम शोज देखने शुरू कर दिए आइडियाज के लिए।
1 जून को रामप्रसाद ने व्हाट्सएप कॉल करके देवस्मिता से बात की, फिर से रिक्वेस्ट किया कि जमीन इसको सेल कर दो, पर उन्होंने इनकार कर दिया। बातों बातों में वो ये जानकारी भी दे देती है कि 3 जून की दोपहर में घर पर होंगी। रामप्रसाद ने आखिरी बार जमीन के लिए ट्राई किया था, कोशिश फेल हुआ तो खत्म करने की ठान ली। 1 जून को ही रामप्रसाद और बनाश्री अपने बेटे के साथ घर से स्कूटी पर निकल गए। बाजार में पहचान वाले को दिखाकर स्कूटी खड़ी कर दी कि ध्यान देना। इसके बाद स्टेशन पर गए। चूंकि इनकी प्लानिंग कई हफ्तों से चल रही थी, इसीलिए आने जाने के लिए ट्रेन टिकट का इंतजाम पहले ही कर लिए थे। ये लोग अपने 13 साल के बेटे को ढाल की तरह बनाकर ले गए। सबको लगे कि एक परिवार है जिससे कोई संदेह ना करे। अगर अकेले होते या कपल ही होते फिर भी डाउट हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड पूछताछ कर सकते हैं। अगर साथ में बच्चा होगा तो थोड़ी नरमी दिखाएंगे। ऊपर से बच्चे को देखकर देवस्मिता भी आसानी से घर में एंट्री दे देगी। 2 जून को ये लोग दिल्ली पहुंचे। दल्लूपुरा के गेस्ट हाउस में रूम बुक करके आराम किया। फर्जी आधार कार्ड दिए थे। पति पत्नी यहीं पर प्लान डिस्कस करते हैं। लाल बैकपैक में अपने कपड़े वगैरह भी लेकर आए थे, हथियार भी साथ लाए थे। मीडिया के अनुसार पुलिस को रामप्रसाद ने बोला कि हथियार वेस्ट बंगाल से लेकर आए थे, लेकिन पत्नी कहती है कि देवस्मिता के फ्लैट के किचन से उठाएं। पर देवस्मिता को मूसल और उस तरह का क्या काम? मूसल तो समझ में भी आता, मसाले पीसने में यूज होता है, लेकिन उस तरह का क्या काम? ऊपर से देवस्मिता अधिकतम फूड ऑनलाइन ऑर्डर करती। इन्होंने बच्चे को साथ देखकर परिवार को घर में एंट्री दे दी। जमीन को लेकर फिर से रामप्रसाद और देवस्मिता में बहस हुआ। जब वो इनके लिए पानी लेने गई तभी बैग से रामप्रसाद ने मूसल निकाला और कथित तौर पर उनके सर के पिछले हिस्से में चलाए। देवस्मिता अपना बचाव करती है, लेकिन एक तरफ 2 लोग थे और ये अकेली थीं। ऊपर से सर में काफी चोट भी लगा। रामप्रसाद ने कई बार मूसल का यूज किया। बनाश्री ने बैग से उस तरह निकालकर उनके दोनों कलाई पर चलाए। जब लगा कि कहानी समाप्त हो गई, फिर ये लोग घर के बाथरूम में नहाते हैं, धुलते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं जो बैग में लेकर आए थे। बच्चे के कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि उसके ऊपर कोई छींटे नहीं आए थे। इसके बाद घर में बाहर से लॉक लगाकर चले गए। रामप्रसाद ने देवस्मिता का मोबाइल फोन भी ले लिया था ताकि उनसे इसकी जो भी बातें हुई, व्हाट्सएप पर चैट हुई, खासकर प्रॉपर्टी को लेकर, वो सब कुछ डिलीट कर सके। जिस कैब से आए थे उसे नीचे वेट करने को बोला था। उसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन गए, वहां 15 मिनट इंतजार किया। पुलिस को गुमराह करना था ताकि लगे कि यहाँ पर ट्रेन का वेट कर रहे हैं। फिर ऑटो से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गए, वहां पर भी कपड़े चेंज किए, लेकिन बच्चे का नहीं किया। फिर यहाँ से ट्रेन पकड़कर वेस्ट बंगाल निकल गए। ये अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीने लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देवस्मिता ने भरोसा करके रामप्रसाद के परिवार को किराए पर मकान दिया था, लेकिन वो लोग उसको हड़पने के चक्कर में थे। पहले ही कई लोगों से कर्जे ले रखे हैं, चोरी चकारी की हिस्ट्री है, फर्जी नोट के बंडल बना रखे थे ताकि देवस्मिता को ठग सकें। ऐसे लोगों पर कोई कैसे भरोसा करेगा, खासकर जब सच्चाई पता चल जाए। 3 दिनों की गहन जांच के बाद पुलिस ने दास परिवार को पकड़ लिया। रामप्रसाद और बनश्री को जेल भेज दिया गया और इनके बेटे को बाल सुधार गृह। हालांकि उसको केवल ढाल बनाकर साथ ले गए थे ताकि फ्लैट में एंट्री मिल सके। उसका केस में कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो अहम गवाह बन सकता है। पुलिस ने केस सुलझा लिया, जल्द ही चार्जशीट फाइल करेगी और मुकदमा शुरू होगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।